हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि यहाँ मैं आपकी रिवीजन क्लास ले रही हूँ संस्कृत की व्यंजन संधि की। ठीक है, इससे पहले हम लोग रिवीजन क्लास ले चुके हैं संस्कृत की स्वर संधियों की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो अगर आपको संधि की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपकी आराम से उससे रिवीजन हो सकता है स्वर संधियों का। ठीक है, तो चलिए अभी कंटिन्यू करेंगे व्यंजन संधियों की रिवीजन क्लास। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको डिटेल क्लास चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए संस्कृत की संधियों की डिटेल क्लास भी अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। व्यंजन संधि। देखिए, सबसे पहले व्यंजन संधियों को क्या कहा जाता है? हल संधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हल संधि? क्योंकि संस्कृत में जो सारे व्यंजन हैं वो किस में आते हैं? वो हल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? हल प्रत्याहार में आते हैं। और हल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनता है? सूत्र संख्या 5 से लेकर सूत्र संख्या 14 तक क्या होता है? हल प्रत्याहार बनता है। ठीक है, इसमें सारे व्यंजन आते हैं, इसलिए इन संधियों को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहा जाता है, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे कि व्यंजन संधि क्या है, क्या परिभाषा है। तो जरा समझिए क्या परिभाषा है। जब किसी व्यंजन वर्ण का क्या हो? जब किसी व्यंजन वर्ण का किसी व्यंजन या स्वर के साथ योग होने पर, जब किसी व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर के साथ योग होने पर किसी स्वर वर्ण की आवृत्ति हो जाए तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में देखिए ये लिख दिया है, व्यंजन का किसके साथ योग होता है? या तो व्यंजन के साथ योग होगा या स्वर के साथ योग होगा, और हमें मिलेगा क्या? वहाँ नए व्यंजन वर्ण का आगमन होगा और तभी हमारी क्या बनती है? व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, एक बात और निश्चित कर लीजिए कि जब भी व्यंजन संधि आएगी तो इसके पूर्व पद में जो व्यंजन आएगा उसमें क्या लगा होगा? उसमें हलंत दिया गया होगा। ठीक है, यही इस व्यंजन संधि की पहचान है कि व्यंजन संधि के पूर्व पद में क्या लगा आता है? हलंत लगा हुआ आता है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए व्यंजन संधि के प्रकार। तो संस्कृत व्याकरण में व्यंजन संधि के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब एक एक प्रकार पर चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे जो पहला प्रकार है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा इष्टुत्व संधि। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे और छोटे छोटे नाम है, बस आपको समझते हुए चलना है। संस्कृत बहुत ही सरल है, बस आपको एक बार समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो पहली जो संधि है वो क्या है? इष्टुत्व संधि। और इसका जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? सूत्र को भी आराम से पढ़ेंगे तोड़ तोड़ कर। ठीक है, संस्कृत पढ़ने की कला यही है कि उसको हम खंड खंड में पढ़ें। देखिए क्या है? इस्तो इष्टुना इष्टु। ठीक है, इस्तो इष्टुनाश्चु, पूरा सूत्र क्या है? इस्तो इष्टुनाश्चु। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे? इस्तो इष्टुना इष्टु। ठीक है, क्लियर है सूत्र? अब ये सूत्र हमें क्या बताता है जरा वो समझना है। ठीक है, उससे भी पहले मैं संधि की ट्रिक बता दूं। आप संधि की ट्रिक है कैसे पहचानेंगे? जब आपको पूरा संधि पद दिया जाए तो उसमें क्या होगा? संधि के बीचों बीच में आपको या तो क्या दिखेगा? आपको श, च, छ, ज, झ और इया, इन सब का क्या दिखेगा? इन सब वर्णों की वहां आवृत्ति दिखेगी उस संधि पद के बीचों बीच में। ठीक है, लेकिन जरा समझें कि संधि हम लोग बनाते कैसे हैं, हमें कैसे संधि दी जाएगी और हमें कैसे क्या करना होगा। ठीक है, तो जरा समझिए। इसके पूर्व पद में क्या दिया जाता है? इसके पूर्व पद में या तो श दिया जाता है या तावर्ग दिया जाता है। ठीक है, और उत्तर पद में क्या दिया जाएगा? या तो श दिया जाएगा और चावर्ग दिया जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति बने तो क्या करना होता है? तावर के स्थान पर तो चावर की आवृत्ति हो जाती है और सा के स्थान पर इस वाले शा की आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी कौन सी संधि? इष्टुत्व संधि। ठीक है, जैसे कि क्या है, एक उदाहरण इसका देख लेते हैं। मान लीजिए क्या आ गया, यहाँ उत धन चारण लिखा है। हम लोगों ने क्या लिखा है? उत धन चारण। तो देखिए यहाँ क्या आया था? तावर्ण, और यहाँ क्या आया था? चा। तो जब ता वर्ग आएगा तो तावर के स्थान पर क्या कर देंगे? उसी क्रम में चावर की आवृत्ति हो जाएगी। यानी कि ये जो ता वर्ण है, तो यहाँ जो चा वर्ण का कौन से नंबर का वर्ण आया है? पहले नंबर का चा। तो इस ता के स्थान पर भी क्या आ जाएगा? चा वर्ण की आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, और पूरा शब्द क्या बन जाएगा? उच्चारण। ठीक है, क्या बन जाएगा? उच्चारण। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारी कौन सी संधि है? ये हमारी इष्टुत्व संधि है, जिसमें क्या होता है? सा के स्थान पर सावर्ण की आवृत्ति होती है और तावर्ण के स्थान पर किसकी आवृत्ति होती है? चावर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए अगली देखेंगे। जो अगली संधि है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है जरा देखेंगे। इष्टुनाष्टु। क्या है? इष्टुनाष्टु। और आप इसको टुकड़े, मतलब इसके टुकड़े करके भी पढ़ सकते हैं, इसके भाग करके भी पढ़ सकते हैं। इष्टुना इष्टु। ठीक है, अब क्या कहती है ये संधि जरा वो देखेंगे।
सबसे पहले इसकी ट्रिक भी समझ लेंगे कि इसके बीचों बीच में, इस संधि के बीचों बीच में क्या दिखाई देगा। इस संधि के बीचों बीच में मूर्धई श और पूरा टा वर्ण के वर्ण दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो वहां कौन सी संधि होती है, इष्टुत्व संधि होती है, ठीक है। चलिए अब इसका विग्रह कैसे आता है, देखिए इसके विग्रह में भी क्या होता है, या तो पूर्व पद में सा दिया जाएगा या फिर ता वर्ग दिया जाएगा। और उत्तर पद में क्या हो, उत्तर पद में अगर शा या टा वर्ग आया हो तो संधि करते समय क्या हो जाता है, इस सा के स्थान पर शा वर्ण की आवृत्ति हो जाती है और ता के स्थान पर टा वर्ग की आवृत्ति हो जाती है उसी क्रम में, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे उत धन डैनम, उत धन डैनम। अब इसकी जब संधि करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगी, यहाँ क्या दिया है तावर्ण और यहाँ क्या दिया है डा, यानी कि टावर्ण। तो अब यहाँ क्या होगा, इस ता के स्थान पर टा वर्ण का वही वर्ण आ जाएगा जिस नंबर का ये है, तो पूरी संधि यहाँ भी क्या आ जाएगा, डा। तो पूरी संधि क्या बन जाएगी, उड्डयनम, ठीक है। पूरी संधि क्या हो गई, उड्डयनम। तो इस तरीके से क्या है, इसमें क्या होता है, टावर के स्थान पर टावर की आवृत्ति हो जाती है और सा के स्थान पर किसकी आवृत्ति हो जाती है, मूर्धई शा की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली संधि ये है हमारी। अब अगली है जशत्व संधि। सबसे ज्यादा इसी में से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जशत्व संधि, इसका जो सूत्र है, मुख्य सूत्र, वो क्या है, झलाम जशोवंते, ठीक है। झलाम जशोवंते, यानी कि ये संधि क्या कहती है, ये संधि कहती है कि सबसे पहले इसकी ट्रिक समझ लेंगे। ट्रिक क्या है कि संधि के बीचों बीच में क्या दिखेगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण दिखेगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण दिखेगा, तीसरा वर्ण दिखेगा संधि के बीचों बीच में, ठीक है। यही इसकी ट्रिक है। और वो कौन कौन से होते हैं तीसरे वर्ण, कौन कौन से हैं, देखिए एक आपका वैसे तो आपका एक प्रत्याहार होता है जबगरदश, ठीक है। तो उसी के अनुसार हैं और मैंने ये क्रम से लिख दिए हैं बस, ठीक है। तो सबसे पहले कावर का तीसरा वर्ण क्या हो गया, गा। चावर्ण का तीसरा वर्ण क्या हो गया, जा। और इसी प्रकार से ये सारे वर्गों के तीसरे वर्ण लिखे हैं, ठीक है। जरा समझेंगे संधि क्या होती है। संधि के पूर्व पद में देखिए इनमें से कोई भी व्यंजन वर्ण आ सकता है, उत्तर पद में कोई स्वर या कोई व्यंजन दिया जा सकता है। तो आपको क्या करना होता है कि पूर्व पद में जो आपका व्यंजन वर्ण दिया है उसी के वर्ग का कौन सा वर्ण लिख देना है, तीसरा वर्ण आपको लिख देना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दे रही हूँ। मान लीजिए क्या आया, दिक धन गज आया, क्या आया, दिक धन गज। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, इसकी संधि बनानी है दिक धन गज की। अभी देखिए का वर्ग है, का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, का खा गा ही तो होता है। तो अब इस का के स्थान पर क्या आ जाएगा, इसका तीसरा वर्ण, और कैसा आएगा, आधा। पूरी संधि क्या हो जाएगी, पूरी संधि हो जाएगी दिग्गज, ठीक है। ऐसी मान लीजिए दिग्गज, दिग्गजा हो गई। और मान लीजिए दिक धन अंबर, क्या है, दिक धन अंबर। तो इसमें भी यही संधि लगती है, जसत्व संधि, दिक धन अंबर। अब यहाँ क्या होता है, देखिए अगर उत्तर पद में कोई स्वर दिया है तो पहले तो हमने का के स्थान पर क्या कर दिया, गा, और इस आधे गा में क्या मिला देंगे, ये वाला स्वर। तो गा कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और पूरा जो संधि शब्द है वो क्या बन जाएगा, दिगंबर, ठीक है। पूरा शब्द क्या बन गया, दिगंबर। तो ये भी किस संधि का उदाहरण है, ये भी आपकी जसत्व संधि का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद के वर्ण का तीसरा वर्ण आ जाता है उसके वर्ग का, ठीक है। चलिए अगली संधि देखेंगे, तोरली संधि। तोरली संधि देखिए यही इसका नाम है, यही इसका सूत्र तोरली। और क्या होता है, इसमें ता के स्थान पर ला वर्ण की आवृत्ति हो जाती है। कंडीशन ये है कि उत्तर पद का पहला वर्ण भी क्या ही होना चाहिए, ला होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तत् धन लीन, क्या है, तत् धन लीन। अब मान लीजिए संधि करनी है तो उत्तर पद में हमें क्या दिख गया, ला। तो निश्चितता हो गई, कौन सी संधि बनानी है, तोरली संधि। उत्तर पद से ही इसकी पहचान होगी। और संधि की ट्रिक ये है कि संधि शब्द के बीचों बीच में आपको दो ला दिखाई देंगे, एक आधा और एक पूरा, ठीक है। तो अब पूरी संधि जब बनाएंगे तो क्या होगा, इस तत् के ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, लावण। और पूरा संधि शब्द क्या हो जाएगा, तल्लीन, क्या हो जाएगा, तल्लीन। यही इसकी पहचान है कि संधि के बीचों बीच में क्या आएंगे, दो ला आएंगे। जैसे उत धन लेख बराबर उल्लेख, ठीक है। उत धन लास बराबर उल्लास, इस तरीके से, ठीक है। तो तोरली संधि का नियम है, तोरली सूत्र है तोरली। और संधि की पहचान क्या है कि बीचों बीच में दो ला आएंगे, पहला आधा आएगा और दूसरा पूरा आएगा। ये भी निश्चितता है, ठीक है। दूसरे पे कोई मात्रा भी लगी आ सकती है, लेकिन जो पहला वाला ला है वो आधा ही आएगा, ठीक है। अगली संधि देखेंगे, अगली संधि है अनुनासिक संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि और बहुत ही सरल संधि है, ठीक है। सबसे पहले देखिए अनुनासिक संधि है। अनुनासिक संधि का जो सूत्र है वो क्या है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। कुछ नहीं है, तोड़ के पढ़ना है। सबसे पहले देखिए यरो, और फिर देखिए क्या लिखा है, अनुनासिके, और फिर दोबारा वही नाम बोलना है, अनुनासिको वा।
बस एक बार के बोलना है, एक बार को बोलना है, ठीक है, और सूत्र पूरा हो जाएगा। तो क्या है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। क्लियर है सूत्र। सबसे पहले इसकी जरा ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक क्या है संधि की, संधि पद में कम से कम 2 पंचम वर्ण जो है साथ में आएंगे। इसमें क्या होता है, संधि के बीचों बीच में क्या होगा, 2 पंचम वर्ण साथ में आए होंगे, ठीक है, यही इसकी पहचान है। क्योंकि अनुनासिक का मतलब ही क्या है, कौन से वर्ण की बात हो रही है, प्रत्येक वर्ण के पंचम वर्ण की बात हो रही है। कौन से वर्ण की बात हो रही है, पंचम वर्ण की बात हो रही है। तो संधि के बीचों बीच में 2 पंचम वर्ण एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक है। संधि का नियम क्या कहता है, नियम भी समझ लेंगे साथ ही साथ में। पूर्व पद में तो कोई भी व्यंजन वर्ण आ सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि इसके उत्तर पद में 5वां ही वर्ण आया होगा, ठीक है। तो करना क्या होता है कि पूर्व पद के स्थान पे जो व्यंजन आया होगा उसी के वर्ग का 5वां वर्ण लिख देते हैं उस व्यंजन के स्थान पर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए संधि करके देख लेते हैं। मान लीजिए क्या लिखा है, जगत माता लिखा है। क्या लिखा है, जगत धन माता। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, संधि बनानी है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता के स्थान पर ता का पंचम वर्ण क्या है, ना, ता ता धा धा ना होता है। तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, जगन माता, ठीक है। इस तरीके से जगत धन नाथ, उत्तर पद में भी देखिए जगत और फिर क्या आ गया, नाथ। ये ना पंचम वर्ण है और अब क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, इसका 5वां वर्ण ना। तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, ठीक है। आई होप ये वाली संधि भी आपको क्लियर है, अनुनासिक संधि। अगली संधि की बात करेंगे, अनुस्वार संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है। संधि आपसे क्या कह रही है, अनुस्वार संधि, जरा इसको समझेंगे। सबसे पहले इसका सूत्र मो अनुस्वारा, अर्थात क्या कहती है संधि की ट्रिक ये है कि संधि में आपको क्या दिखाई देगा, संधि पद में आपको अनुस्वार का प्रयोग मिलेगा। किसका प्रयोग मिलेगा, अनुस्वार का, यानी कि अंकी बिंदी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें सब इसका नियम भी समझ लेते हैं जरा। नियम क्या कहता है हमसे, नियम कहता है देखिए, पूर्व पद में निश्चित रूप से आपको अंत में क्या लगा मिलेगा, माँ लगा हुआ मिलेगा, इसे हम मकार कह देते हैं, ठीक है। और उत्तर पद में आपको हल प्रत्याहार का कोई भी क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। तो क्या करते हैं, इस माँ के स्थान पर इससे पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार लगा देते हैं। जैसे कैसे, जरा एक उदाहरण से समझ लेंगे। हरिम, हरिम धन वंदे, क्या संधि दी है, हरिम धन वंदे। अब इसका संधि पद बनाना है तो देखो इस माँ के स्थान पर क्या आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा इससे पहले वाले वर्ण पर, जोड़कर क्या हो जाएगा, पूरा शब्द, पूरा शब्द क्या हो जाएगा, देखेंगे जरा, हरिम। अब ये देखिए अनुस्वार यहाँ आ गया और क्या लिखना है, हरिम वंदे, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगली देखेंगे, ये वाली भी संधि क्लियर है, अनुस्वार संधि। अगली देखेंगे परस्वर्ण संधि, ठीक है। परस्वर्ण संधि देखिए इसी के नाम में छुपा हुआ है, परस्वर्ण संधि, यानी कि हमें इसमें क्या करना होता है, उत्तर पद के वर्ण के, उत्तर पद से पहले क्या, जो उत्तर पद होता है उससे पहले उसी का पंचम वर्ण हमें लगाना होता है परस्वर्ण में, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या कहा जा रहा है, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर परस वर्ण करना होता है, यानी कि उत्तर पद के वर्ण का पंचम वर्ण हमें क्या करना होता है, अनुस्वार के स्थान पर लिखना होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या लिखा, मान लीजिए क्या आया, इसमें देखिए जरा समझेंगे, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, अनुस्वार के स्थान पर हमें क्या करना है, उत्तर वर्ण के पहले उसी का पंचम वर्ण लिखना है। मान लीजिए क्या आया, गंग प्लस गा लिखा हुआ आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ अनुस्वार आया था, अब अनुस्वार हमें हटाना है और अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण लगाना है, और वो भी किसका पंचम वर्ण, उत्तर पद का। तो उत्तर पद का ये जो वर्ण है वो किस वर्ग का है, का वर्ण का, और का वर्ण का जो पंचम वर्ण होता है वो क्या होता है, अंग। तो अनुस्वार हटेगा और अनुस्वार के स्थान पर क्या आ जाएगा, अंग, और पूरा शब्द क्या बन जाएगा, गंगा, इस तरीके से आ गया। अनुस्वार के स्थान पर क्या आ गया, पंचम वर्ण आ गया, इसी तरीके से, ठीक है। तो इस संधि को हम कहते हैं परस्वर्ण संधि, ठीक है। सूत्र क्या है, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण। इसके बाद फटाफट से चलिए अभी इतनी ही रखते हैं, ये आपके वही इम्पॉर्टेंट नियम है और लगभग ज़्यादातर मैंने मोस्टली सारे ही नियमों को यहाँ इंक्लूड कर दिया है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको व्यंजन संधियाँ समझाने की कोशिश की है। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए बिल्कुल बारीकी के साथ, संस्कृत की संधियाँ अगर आपको समझनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू so much again.